एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। गाइस, कल के पार्ट में मैंने एक छोटी सी एंड में मिस्टेक कर ली। और पता है हुआ क्या, जब मैंने वो अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने वो नोटिस किया, तब तक तो वीडियो जा चुकी थी और फिर मुझ पर इतना टाइम नहीं था ऑफिस के साथ कि मैं दोबारा से एडिट करके डालूँ। तो मैंने कहा चलो मैं कल इसे करेक्ट करवा लूँगी सबके बीच में, इसके लिए सॉरी बोल दूँगी। मैंने कल एक चीज़ बोल दी थी कि कुरान ने झूठ बोला, जो कि मेरी गलत बात थी। जब मैंने खुद बोला कि कोई झूठ नहीं बोलता लैंड क्लैन में, तो कुरान ने कैसे बोला। चलिए उसे ठीक करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शूशे, और जब शुयांग कुछ नहीं बोलते तो लैंड क्लैन अपने हिसाब से उसे टैकल करने की सोचते हैं। वो तुरंत बोलते हैं, अगर मुझे पता चला सच कुछ और था तो मैं एक बात अभी बता देता हूँ, जो भी ये झूठ बोल रहा है उसका सच तो सामने आ ही जाएगा। हम सब अच्छे से जानते हैं कि लैंड क्लैन के पास मतलब लैंड क्लैन के पास अपने तरीके हैं सच सामने लाने के। लेकिन अगर अभी मैं आखिरी बार तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम तीनों को, जो भी झूठ बोल रहा है, अगर उसका सच सामने आ गया कि उसने झूठ बोला था, तो मैं उसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। मैं तुरंत उसे उसके क्लैन में भेज दूंगा। और अगर आप खुद अपने सामने आके अपनी गलती मानोगे तो अभी मैं सिर्फ पनिशमेंट दूंगा उसकी ये पहली गलती मान के। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मैंने खुद अपने हिसाब से पता किया, तो फिर मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। इस बात पे शूशे और शुयांग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। पहली चीज़, वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। वैन चिंग ने भी अब सब मीन का ही साथ दे दिया और उन्हें पता है कि वो झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं बोल पाएंगे। दूसरा, वो ये सोच के कि अगर लैंड क्लैन वालों ने उन्हें वापस उनके क्लैन में भेज दिया तो उनके दोनों के क्लैन कोई बहुत बड़े क्लैन नहीं है, छोटे छोटे से क्लैन है। और उन्हें पता है कि उनके दोनों के फादर बहुत ज़्यादा बदतमीज और घमंडी हैं। वो लोग उन लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। तो वो दोनों घबरा के अपने घुटनों पे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ दीजिए मास्टर, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आप जो चाहे वो सज़ा दे दीजिए, पर प्लीज़ हमें हमारे क्लैन में वापस मत भेजिए। हम कल्टीवेशन स्किल सीखना चाहते हैं, कल्टीवेटर बनना चाहते हैं। आप हमें जितनी बड़ी पनिशमेंट देंगे हम ले लेंगे। हमारी ये पहली गलती सोच के हमें माफ़ कर दीजिए। वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं इस बात पे लैंड शिचैन को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे आके कहते हैं, तुम लोग इतनी हद तक गिर सकते हो, एक फीमेल कल्टीवेटर के हो, तुम इस तरीके से प्राइवेसी में दखल दो, उसके साथ ये हरकत करो और अपना एग्जाम वी उशान पे लगा दोगे। तुम्हें लगा कि हमें सच नहीं पता चलेगा, और अब तुम कितनी माफ़ी मांग लो, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं अंकल इन्हें अभी इनके क्लैन भेज दूंगा। इस बात पे कुरैन और से रोकते हैं, बोलते हैं, नहीं शिचैन, ये मेरे स्टूडेंट है और मैं अपनी बात पे अटल हूँ। इन लोगों ने अपनी पहली गलती मान के माफ़ी मांगी है, तो मैं इन्हें पनिशमेंट दूंगा। अभी के अभी इन दोनों को वॉल ऑफ रूल्स के सामने ले जाओ और दोनों को अभी के भी 30 लैशेस मारे जाएंगे। इस बात पे उन लोगों की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये लैंड क्लैन के 10 लैशेस झेलना बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो 30 बोला ही है। वो लोग अब सॉरी मांगने लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ करने लगते हैं। लेकिन अब लैंड क्लैन कोई सपोर्ट नहीं करते, उन्हें खींच के ले जाते हैं वॉल ऑफ रूल्स के सामने पनिशमेंट देने के लिए। और जैसा कुरैन ने कहा था, उन्हें उसी तरीके से 30 लैशेस पड़ते हैं। दोनों ऑलमोस्ट 30 लैशेस के बाद बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें वापस उनके क्वार्टर में कुछ मतलब डिसिप्लिन के साथ में भेज दिया जाता है। वहीं एक तरफ इन दोनों की बदतमीजी का सबके सामने पता चलता है, सबके बीच में पनिशमेंट मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ विंग सबके बीच में हीरो बन जाता है। मतलब एक तरह से शिचैन और कुरैन भी विंग की तारीफ करते हैं कि उसने एकदम सही डिसीजन लिया। वहीं जब सब लोग चले जाते हैं तो न्यूज़ैन और जंचा विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, वाह विंग, तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने जो किया है उसके लिए तो तुम्हें तारीफ करना बनता है। तुमने तो कितनी बहादुरी का काम किया। वहाँ जहाँ पे न्यूज़ैन और जंचा को लगता है कि विंग इस बात पे खुश होगा, विंग एकदम से, पर सबसे ज़्यादा अच्छा काम तो आज वहाँ लंजा ने किया। तुमने देखा लंजा ने मेरा कैसे सपोर्ट किया, मेरा लंजा कितना स्मार्ट है ना, मेरा लंजा कितना बहादुर है। उसने सबके बीच में, जब सब मुझे गलत बोल रहे थे, मेरे लंजा ने मेरा साथ दिया है ना। इस बात पे जंजा और एक तरीके से न्यूज़ैन एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और धड़ाम करके अपने हाथ अपने माथे पे मारते हैं, बोलते, हम तुम्हारी तारीफ करें, आज के हीरो तुम हो। तुम क्यों ये अपना क्रेडिट भी लांग वांग जी को दे रहे हो। लांग वांग जी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम झूठ नहीं बोलते हो,
इसके अलावा उसने और क्या तुम्हारा सपोर्ट किया? तुम्हारा सपोर्ट तो लान शिचैन और लान कुरैन ने किया ना। तो क्या हुआ? वांगजी ने बोला ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये बहुत बड़ा होता। उसकी वजह से सबके बीच में सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। ये मेरे को पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि मेरे लंजा ने मेरा सपोर्ट किया, और कुछ और कोई रीज़न नहीं था। और ये बात बोलने के बाद भी अपनी ही मस्ती में इन दोनों को पीछे छोड़ के खुशी में कूदता फांदता हुआ अपनी क्वार्टर की तरफ जाने लगता है। क्योंकि सचमुच में वो तो इस बात पे सब बहुत ज़्यादा खुश है कि वांग जी ने आज सबके बीच में उसका सपोर्ट किया, नांग जी ने उसका सपोर्ट किया, उसके लंजा ने उसका सपोर्ट किया। कूदता फांदता भी खुशी में ही आ रहा था। तभी वो देखते हैं कि उसके क्वार्टर के पास उसके क्वार्टर के सामने दो लोग खड़े हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग और वैनिंग है, जो दोनों विंग को थैंक यू बोलते हैं। आज वेंचिंग और वैनिंग विंग के पास आए। वेंचिंग बोलती है, विशान थैंक यू सो मच, आज जो तुमने मेरे लिए किया, मैं उसके लिए तुम्हें कितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब विंग बड़े प्यार से वेंचिंग और वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे इतना थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम दोनों मुझे इतना ज़्यादा क्या वो क्यों फील करवा रहे हो स्पेशल? मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया। अगर मेरी सीजे के साथ कोई बदतमीजी करता तो तुम्हें लगता है कि वहाँ पे अगर वैनिंग होता तो वो मेरी सीजे का साथ नहीं देता? वैनिंग मेरा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, तो तुम मेरे लिए भी मेरी सीजे जैसी हो। तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता? जितना मैं अपनी सीजे का ध्यान रखता हूँ, अपनी सीजे की सेफ्टी के लिए सोचता हूँ, उतना ही मैं अपने दोस्तों के और उनकी फैमिली के लिए भी सोचता हूँ। तो तुम मुझे ऐसे मत बोलो। अब वेंचिंग को समझ में आता है कि ये बंदा ऊपर से कैसा भी हो, पर दिल से ये बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर। अगर इसकी जगह कोई और होता, और जिस तरह से ये दोनों हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं, वेंचिंग और विशान, तो शायद वो कभी उसका साथ नहीं देता। लेकिन विंग ने उसका साथ दिया, उसकी सेफ्टी के लिए सोचा। इन लोगों को वेंचिंग का इससे चुपचाप से पीछा करते हुए देख के उसने अब सोचा कि मतलब उन वेंचिंग के बारे में सोचा, ये चीज़ वेंचिंग को बहुत अच्छी लगती है। अब वेंचिंग उस चीज़ के लिए थैंक यू भी कहती है। अब इनको उतना अच्छा दोस्त भी मान लेते। अब इनका एक बड़ा ग्रुप बन गया, एक बड़ा ग्रुप जिसमें अब ये सारे के सारे फुल टाइम मस्ती करते रहते हैं। जहाँ एक तरफ मतलब विंग को सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसी चीज़ की सोच के हमारे लान कुरैन और लान शिचैन भी खुश हो गए। जब सब लोग खा पी के रेस्ट करके अपने अपने क्वार्टर में सो रहे थे, तो लान शिचैन और लान कुरैन कुछ काम कर रहे थे। रात के समय सोने से पहले ये अपना अपना काम करके अपने कक्ष में जाने वाले थे। तभी शिचैन लान कुरैन से बोलते, अंकल आपने देखा ना, हमारा भी चाहे ऊपर से कितनी शरारतें करे, कितनी बदमाशी करे, लेकिन अंदर से वो कितना प्योर है। वो कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके दोस्त भी ना हो, लेकिन वो सबके लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, विंग के अंदर उसके फादर के ही गुण है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अंकल विचान से वो भी तो कभी किसी कमज़ोर के साथ गलत नहीं होते हुए देख सकते। वैसे आपने एक और चीज़ नोटिस की अंकल, आज हमारे विंग ने अकेले ने दो कल्टीवेटर्स को हैंडल किया। आपने देखा किस तरीके से आज उसने तलवारबाजी शो करी। उसने अकेले ने शूशे और शुयांग दोनों को हैंडल किया। इस बात में कुरैन भी मन में खुश होते हैं। हाँ, किसी ने ये चीज़ नोटिस करी है ना कि पर शिचैन और कुरैन ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि विंग ने आज अकेले ने दो लोगों को हैंडल किया है। वो दोनों आज विंग की कल्टिवेशंस के लिए एक ऐसे शॉर्टमैन शिप पे जहाँ खुश हो रहे थे, वहीं उनकी खुशियों को जैसे एक तुरंत टोक लग जाती है, भड़ाम करके बहुत ज़ोर से इस रात में कहीं किसी ब्लास्ट की आवाज़ आती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 8 साढ़े 8 बजे की बात थी, और इतनी रात में अचानक से इस तरह की आवाज़ आना का कोई एनिमी वॉर तो नहीं होने वाली, या कोई एनिमी ने अटैक तो नहीं कर दिया, ये सोच के ये दोनों घबरा के बाहर आते हैं। और ऐसा ही कुछ लांग वांग जी के भी दिमाग में आता है। ये तीनों जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक साइड से बहुत ज़्यादा धुआं सा निकल रहा है। ये तीनों घबराहट में वहाँ दौड़ते हैं। उसका कारण ये भी है कि आज ये भी एक रूल तोड़ रहे हैं, यानी दौड़ने का रूल, क्योंकि ये जहाँ से धुआं और ये आ रहा है, ये कहीं और नहीं बल्कि विंग के क्वार्टर की तरफ है। उन लोगों को बहुत घबराहट हो रही है, ये सोच के कि कहीं विंग के साथ कुछ गलत ना हो गया, किसी ने विंग के ऊपर कोई अटैक ना कर दिया। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं
कि आसपास के बच्चे के जो क्वार्टर थे वहाँ के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं, जिनमें से एक जंचा और नी हुसैन भी हैं। नी हुसैन और जंचा विंग के साथ साइड में खड़े हैं, जहाँ विंग का बॉडी पूरी तरह से काले धुएं में कवर है। विंग का पूरा फेस ब्लैक हो गया है। ब्लैक स्नो के कारण उसकी नाक पे, चारे फेस पे इस समय ब्लैक कलर की ब्लैक हुआ पड़ा है। वहीं उसके बाल भी कुछ अजीब से हो गए, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। विंग को इस हाल में देख के ये दोनों कुछ लोगों को बहुत हंसी भी आ रही है, तो कुछ लोग बहुत परेशान भी हैं। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे विंग के साथ हुआ क्या। शिचैन तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और दौड़ते हुए विंग के पास जाते हैं और प्यार से कहते हैं, आइन क्या हुआ है तुम्हें, ये सब क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और ये क्या है। अब वहीं दूसरी तरफ कुरैन और वांगजी का ध्यान विंग के क्वार्टर की तरफ जा रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट छत गायब हो चुकी है। सागर पूरे के पूरे क्वार्टर में धुआं ही धुआं है और बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है। विंग इतना ही नहीं, चारों जो भी क्वार्टर के अंदर का सामान है वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, पूरी तरह से ऑलमोस्ट जैसे उसमें आग लग के बुझती है, इस टाइप की चीज़ें हो चुकी हैं। कोई समझ नहीं पाया ये क्या हुआ है और सब लोग अब विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग अपना मुंह नीचे करके थोड़ा बहुत अपने बालों को ठीक करते हुए बोलता है, शिचैन का मैं तो सिर्फ एक तालिस्मान ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने मतलब क्वार्टर को थोड़ा सा हीट कर दूँ, थोड़ा सा गर्म कर दूँ। इसी कारण मैं बुक से देख के एक तालिस्मान ड्रॉ कर रहा था क्वार्टर को थोड़ा सा हीट गर्म करने के लिए, पर देखिए ना क्या हो गया, पूरा का पूरा क्वार्टर ही ब्लास्ट हो गया। बेचारा विंग रोते हुए बोलता है। विंग को ऐसे रोते हुए देख के ना चाहते हुए भी शिचैन बेचारे अपने प्यार से उसे सहलाने लगते हैं। वहीं पीछे आरपी साइड में खड़े नी हुसैन और मतलब जंचा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग की बेवकूफ़ी के कारण ही ये हुआ है। वहीं लान कुरैन और वांगजी को हल्का सा गुस्सा आता है। वो दोनों विंग की तरफ आगे आते हैं और बोलते हैं, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुमसे एक कभी भी कोई तालिस्मान सही से ड्रॉ हुआ है जो तुम अभी ये काम कर रहे हो। ये वुशान तुमने ना ही अपना नुकसान किया है बल्कि क्या हाल कर दिया है अपने क्वार्टर का। अब कहाँ जाओगे तुम, और तुम्हें लगता है जो तुमने करा है वो एक सेफ चीज़ थी। अगर ये और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो तुम्हें कितनी चोट लग सकती थी। लान कुरैन अपने ऊपर गुस्सा मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रखते हुए जोर जोर से चीखते हुए विंग को डांटते हैं। विंग घबरा के अब लान शिचैन के पीछे छुप जाता है और हल्का सा फेस बाहर निकालता है। विंग इस समय एक प्यारा सा अडोरेबल सा छोटा सा बच्चा लग रहा है, जिसका ऊपर से नीचे तक जैसे बाहर धूल में खेल के आते हैं तो कभी कभी धूल मिट्टी चिपक जाती है, ऐसे ही उसके पूरे शरीर पे ब्लैक स्नो चिपकी हुई है। और वो बाहर निकल के धीरे से मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के फिर से लान शिचैन के पीछे छुप जाता है। वहीं लान शिचैन को भी पता है विंग की मासूमियत के बारे में, उन्हें पता है कि विंग का इंटेंशन अच्छा था, पर बेचारी विंग की किस्मत करना तो अच्छा चाहता है, हो तो गड़बड़ ही जाता है। बेचारा आज भी अपना रूम ही तो गर्म करना चाह रहा था ठंड से बचने के लिए, और यहाँ तो अब रूम भी क्या कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए शिचैन अब विंग का थोड़ा सा ध्यान रख सपोर्ट करते बोलते हैं, अंकल हम कल इस पर गुस्सा कर लेंगे, कल इसे पनिशमेंट दे देंगे, अब काफ़ी रात हो गई है, अभी हमें ये कहाँ सोएगा ये उसके बारे में सोचना चाहिए। इस बात पे कुरैन भी अब थोड़ा सा शांत होते हैं और सोचते हैं कि विंग को कहाँ भेजा जाए। इस समय जितने भी कॉटेज हैं यानी बच्चों के स्टूडेंट्स के, उन सबको ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो फुल हैं। कोई भी ऐसा कॉटेज नहीं है जिसमें इस समय जगह हो, और विंग को इस समय कहीं और भेजना तो रिस्की होगा। वो एक बार को सोचते हैं क्यों ना वो मतलब इस विंग को उसी के घर पे भेजते, लेकिन फिर ये चीज़ बहुत ऑड लगेगी इतनी रात में विंग को अकेले उसके घर भेज देना। इसलिए बेचारे कुरैन कुछ सोच ही रहे थे तो शिचैन बोलते हैं, अंकल विंग बचपन से लैंड में आता है, वो हम सबके साथ बहुत फैमिलियर है, तो क्यों ना विंग को आज हांशी या जिनशी में हम सुलाने के लिए दे दें। जब तक विंग का कॉटेज पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वो हम लोगों में से किसी एक कॉटेज में रह सकता है। इस बात पे कुरैन भी कुछ सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हाँ हांशी और जिनशी का बड़ी ये जगह हैं, वो दोनों कॉटेज में आराम से 2-3 लोग रह सकते हैं। तो इस कारण वो भी सोचते हैं कि वो हांशी या जिनशी में से किसी एक जगह विंग का सामान रखवा देते हैं। वो अपनी ये सोच में थे, तभी मतलब शिचैन बोलते हैं, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग को अपने कॉटेज में रखने में, लेकिन मैं सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ करता हूँ, आप और मैं भी वहाँ काफ़ी सारी मीटिंग्स करते हैं। कई बार सीनियर्स और एडल्ट और यहाँ तक कि टीचर्स भी मेरे पास आते जाते हैं, उससे विंग के मतलब विंग को डिस्टर्ब भी होगा।
और मुझे भी विंग के वहाँ रहने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो क्यों ना हम विंग के का सामान वांग जी के जिंशी में रखवा दें। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली सबकी तरफ देखने लगते हैं। थोड़ा सा अजीब तो है क्योंकि वांग जी को अपने पर्सनल लेवल में किसी को रखना शे पसंद नहीं है, और यहाँ तो वे एक पर्सन उसके रूम में रहे, ये तो थोड़ा सा वांग जी के लिए भी थोड़ा एक डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है। वहीं आसपास से खड़े हुए लोग भी शॉकिंगली इस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। अचानक से जिनमिनी को, जो वो भी यहाँ आई थी, उसे भी ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगती है। उसे विंग का वांग जी से बार बार चेप होना, ज़बरदस्ती चिपकना विंग के कुछ पसंद नहीं है। वांग जी एक कट स्लेव नहीं है, वहाँ ये बात जिनमिनी ही जानती है, लेकिन विंग है और वो इस चीज़ को छुपाता भी नहीं है। सबके बीच में खुलेआम वो बताता है कि उसका इंटरेस्ट बॉयज़ में है, यानी विंग वांग जी में है, बॉयज़ नहीं सिर्फ वांग जी में है। लेकिन ये मिनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। वो जानती है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है, जो मिनी नहीं चाहती है, पर वो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकती है। वहीं विंग तो ये बात सुन के मन में बहुत खुश होता है। उसे तो लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जहाँ उसे लग रहा था भाई साहब उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, आज तो उसकी डेथ पक्का है, वो अचानक से उसे उसके लवर उसके लंजा के साथ रहने का मौका मिला है। उस चीज़ से उसके मन में तो लड्डू फूट रहा है। वहीं न्यूज़ है और जंजा भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और वो भी समझ सकते हैं विंग की एक्साइटमेंट को। वो एक तरीके से जंजा, जो शायद विंग की भाई भी है, विंग का कज़न ब्रदर है ना, वो और वो विंग के दिल की बात भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि विंग का दिल दुख सकता है अगर वांग जी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगा। वो अभी विंग की बदमाशियों को, शरारतों को इग्नोर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंग के लिए सीरियस नहीं है। उसे पता है कि जिस ट्रैक पे विंग जा रहा है, अगर वो और ज़्यादा सीरियस होने का तो उसी को पेन होगा, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वांग जी की आंखों में विंग के लिए वो प्यार नहीं है जो विंग की आंखों में वांग जी के लिए। इसलिए वो अपनी जगह से आगे आके बोलना की कोशिश करता है। मास्टर लैंड, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो विंग न्यूसेन और मेरे कक्ष में भी रुक सकता है। हमें विंग के साथ आपको रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात पे इससे पहले कोई कुछ रिएक्ट करता, वांग जी खुद बोल रहे थे नहीं, विंग मेरे ही साथ रहेगा। और वो बोलने के बाद वो विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। विंग को मन में और खुशी होती है कि वांग जी इस बात पे अग्री हो गया, क्योंकि अब तक वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, इसी कारण सब लोग चुप खड़े थे। लेकिन अब वांग जी अग्री हो गए। ये चीज़ विंग को जहाँ खुशी दे रही है, वहीं शिचैन और जंचा को और बाकी सबको काफ़ी बड़ा शौक लग रहा है। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वांग जी इतनी जल्दी मान जाएगा। वांग जी ने ऐसा क्यों किया कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन शायद वांग जी के मन की इस जाने तो उसने ऐसा इसलिए किया कि वांग जी को पता है कि आज ये सब कुछ जो लैंड क्लैन के पास है वो विंग के पेरेंट्स के कारण ही है, वही चांस है कि फंड के कारण ही है, तो वो कैसे विंग को मतलब परेशान कर सकते हैं। इसी कारण वो मान गया है, ऐसा वांग जी अपने मन में सोच रहे हैं, और वो यही से कह के अग्री हो गया। विंग भी बिना मौका गवाए वांग जी के पीछे पीछे हाँ उसकी जिंजी की तरफ जाने लगता है। वहीं कुछ लोगों को बोल दिया जाता है कि विंग का सामान जो बचा कुछ है, क्योंकि ऑलमोस्ट विंग ने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो भी बच गया है थोड़ा बहुत सामान वो उसका मतलब एक साइड जिंशी तक पहुँचा दिया जाए। विंग पहले जिंशी में आता है तो देखते हैं, ऐसा नहीं है विंग पहली बार जिंशी में आया, तो कई बार जिंशी में आ चुका है। देखिए हाँ, वो हमेशा जो एक होता है ना गेस्ट एरिया रूम, घुसते ही एक सिटिंग एरिया होता है, सिर्फ उसके अंदर तक जाता था। विंग वांग जी के प्रॉपर बेडरूम तक वो आज तक कभी गया ही नहीं। जिंशी एक तरह का शॉर्ट फ्लैट टाइप का लुक में है, यानी आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ एक किचन एरिया है, और उसके बाद वांग जी का बड़ा सा बेडरूम और एक मतलब उसका वॉशरूम और इस टाइप का एरिया है। ये एक मतलब ऐसी छोटा सा हाउस टाइप है जिसमें रिक्वायरमेंट की हर चीज़ है। वांग जी ज़्यादातर बाहर जाना पसंद नहीं करता, तो हर रिक्वायरमेंट की चीज़ जो वांग जी को चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। विंग पहले इधर उधर देखते हैं, तो तभी वांग जी से बोलते हैं जाओ चेंज करो, फ्रेश हो और फिर आके मेरे पास बैठो। अब तुम यहाँ रहोगे
तो हम दोनों को कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। इस बात पे विंग को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है कि लैंड वालों को क्या ऑब्सेशन है रूल्स से। पहले से ही 2000 रूल कम है कि वांग जी अब नए रूल बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसे पता है अब उसे यहाँ रहने का मौका ही मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो खुश है। वो मतलब वांग जी के एक बाकी रूल्स को भी मानने के लिए खुशी से एग्री कर रहा है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से दौड़ा दौड़ा अपने रूम की तरफ मतलब नहाने के कक्ष में जाता है। अच्छे से फ्रेश होके वो आता है वहाँ, क्योंकि विंग इतनी एक्साइटमेंट में है, इतनी जल्दबाजी में नहा रहा है कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा कि उसके नहाने के बावजूद भी उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी जगह अभी भी ब्लैक कलर की वो स्नो सी लगी हुई है। अब विंग रेडी होके अपने गीले बालों के साथ ही तो भागता हुआ गीले पैरों के साथ ही दौड़ के वांग जी के आगे आ जाता है और अपनी बनी स्माइल देता था। बोलो लंजा, मैं रेडी हूँ, क्या बात करनी है बताओ। इस बात पे वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। ऊपर से नीचे तक उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए हैं, बालों से अभी भी पानी बह रहा है, साइड में उसके गीले पैरों के पूरे निशान है कमरे में। ये देख के वांग जी जो बेचारा अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो गुस्से में बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने पूरा का पूरे कमरे की क्या हालत कर दी। बेचारा विंग इधर उधर देखता है, उसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्या किया उसने, कुछ भी तो नहीं किया है। देखिए वांग जी इससे पहले विंग कुछ बोलता है तुरंत एक कपड़ा लेके वो नीचे जो विंग के पानी के पैरों के निशान और पानी की वजह से मार्क पड़ गया उसे साफ करने लगता है। उसके बाद वो दूसरा प्योर मतलब एक कॉटन का कपड़ा लाके विंग को देता है और कहता है पहले अपने बाल सुखाओ। और वो विंग अब वांग जी से मुँह बना के थोड़ा सा पफी सा मुंह बना के गुस्से में कपड़ा लेता है और बाल सूखने लगता है और बैठ के कॉर्नर पे बैठ के अपने बाल सुखाने लगता है। वैसे तो विंग पे वांग जी को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो क्या करे, इस बच्चे को, इस प्यारे से नोटी से बच्चे को ना चाहते हुए भी वांग जी ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाता है। अब वो थोड़ा आगे आता है और एक अपने हाथ से विंग के चेहरे पे जहाँ ब्लैक स्नो लगा था उसे साफ करने लगता है, जिससे एक सेकंड के लिए विंग की तो हार्ट बीट ही रुक जाती है। उसका दिल तो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि विंग को लग रहा है उसका दिल उसके मुंह से कहीं बाहर ही ना आ जाए। उसको ऐसा लग रहा है जैसे ये कितना ज़्यादा एक इंटीमेट टच है जो मतलब वांग जी उसे टच कर रहा है। लेकिन वांग जी ये एक केयर में कर रहा है, उसने देखा है कि विंग के चेहरे पे अभी भी कहीं हल्का हल्का है, तो वांग जी बड़े प्यार से कद अपने दोनों हाथों से उस जगह को साफ कर रहा है विंग को। तो जैसे ये एक ड्रीम लग रहा है, वो कब से वांग जी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, इस कमरे में आने की कोशिश कर रहा था, और वो सब कुछ हो रहा है आज वो वांग जी के कमरे में वांग जी के बेड पे बैठा हुआ है और वांग जी बिल्कुल उसके पास बैठ के उसका फेस क्लीन कर रहा है। और उसे क्या चाहिए, ये तो उसके लिए एक जन्नत है, एक हेवन वाली फीलिंग है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। पर थोड़ी ही देर में विंग के ड्रीम को तोड़ते हुए वांग जी बोलता है रूल नंबर 1, जिसपे विंग को एकदम से होश आता है और बोलता है क्या विंग, मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ रहोगे तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस पे विंग अब अपने होश में आके बोलता है अच्छा बोलो। अब वांग जी बताना शुरू करता है उसके कमरे में भाग दौड़ नहीं होगी, जो सामान जहाँ से उठाया जाएगा वहीं वापस रखा जाएगा, कहीं भी किताबें और कपड़े इधर उधर फैलाए नहीं जाएंगे, नीटली सब चीज़ फोल्ड करके उस जगह रखी जाएगी, गीले पैरों बाथरूम से निकल के अच्छे से पैर ड्राई करके अच्छे से बाल ड्राई करके ही बाथरूम से बाहर आया जाएगा, और हर मतलब सुबह टाइम पे उठा जाएगा। उसके अलावा विंग कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, कोई नया तालिस्मान बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में अकेले ड्रॉ नहीं करेगा, पता चले उसका ये रूम उड़ा दे, उसके ही बेचारे जिनसी गायब हो जाए। इस लाइन क्लाइन से इससे अच्छा है कि पहले ही बता दिया जाए, बेचारा वांग जी ये सोच के बताया जा रहा है। और बहुत सारे रूल जो एक रूम पार्टनर आपस में करते हैं उस टाइप के रूल्स। हाँ, आखिरी में वही वांग जी ये भी बताता है कि विंग ये ऊपर बेड पे सोएगा और वो नीचे सोएगा। इस बात पे विंग एकदम सोचता है एक मिनट लंजा, अब तक तुमने जो बोला मैं सब अग्री करूँगा, मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगा, कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम क्यों नीचे सोओगे, तुम और मैं एक साथ भी तो सो सकते हैं, कितना बड़ा बेड है तुम्हारा, हम आपस में भी तो शेयर कर सकते हैं। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है नहीं विंग ये सही नहीं है, मैं सो जाऊँगा नीचे, मैं बेड दे रहा हूँ, पर लंजा तुम और मैं पहले भी तो कई बार बेड शेयर कर चुके हैं, तो फिर दोबारा करने में क्या प्रॉब्लम है। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है तब हम बच्चे थे विंग,
हम छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। इस समय मतलब विंग उस समय की बात कर रहा है जब वो नंजा और वो एक साथ विंग के क्लैन यानी वी क्लैन में रहते थे। जब उनका लैंड क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ था तब नंजा और विंग एक ही रूम में रहा करते थे। इसी कारण विंग बोल रहा है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है नंजा के साथ एक बेड शेयर करने में। लेकिन वांग जी अब समझा रहा है कि वो पहले की तरह बच्चे नहीं रहे। विंग 19 साल का हो गया और वो 20 साल का हो गया। शायद तब वो लोग बच्चों की तरह एक साथ सो सके, लेकिन अब बड़े हो गए, एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि सबकी स्लीपिंग हैबिट अलग होती है। कोई एक दूसरे के हाथ पैर लग सकते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं पर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे नंजा नंजा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है विंग के साथ सोने में क्योंकि उसे अच्छे से विंग की स्लीपिंग हैबिट्स याद है। विंग घड़ी की तरह पूरी रात गोल गोल घूमता है। वो सोता किस साइड है और उठता किस साइड है उसे खुद को याद नहीं रहता है। वो कभी कहीं पैर चलाता है, कभी कहीं हाथ पैर चलाता है। और वांग जी को पता है कि ये उसके लिए बहुत डिस्कम्फर्टेबल होगा, इसलिए वो मना कर रहा है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। होप सो गाइस आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।